सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट में स्वागत है आप सभी का। सो गाइज, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट बनाया करिए, जो चीज आपको नहीं पता है नोट बनाइए। एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी चीजें क्लियर आउट रहेगी आपको एग्जाम में उतना ही हेल्प मिलेगा, और ये आपके सिलेक्शन लेने के लिए बहुत जल्दी जो है ये आपको बहुत मदद करेगा। तो प्लीज गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सेट जो है ये 52 चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि ओडिसी नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक है। तो आपके ऑप्शन है शोभा कुसेर, ऑप्शन बी शोभा नायडू, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है सुजाता महापात्रा, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि राम वैद्यनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुजाता महापात्रा जो है गाइज याद रखिएगा ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सुजाता महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है गाइज ये कब मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था गाइज, तो याद रखिएगा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 2017 में मिला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला है, तो 2017 में जो है याद रखिएगा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि ओडिसी नृत्य के जो है जनक कौन है गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिसी नृत्य के जनक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा ओडिसी नृत्य के जो जनक है गाइस गुरु पंकज चरण जो है, याद रखिएगा गुरु पंकज चरण जो है ये ओडिसी नृत्य के जनक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको भी नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा गुरु पंकज चरण जो है ये ओडिसी नृत्य के जनक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते कि इस नृत्य का जनक जो है ये गुरु पंकज चरण तो है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि ओडिसी नृत्य को जो है ये पुनर्जीवित किसने किया था गाइस, तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पुनः प्रश्न पूछा जाए कि ओडिसी नृत्य को जो है ये पुनर्जीवित किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओडिसी नृत्य को जो है ये पुनर्जीवित जो किया था, याद रखिएगा केलू चरण महापात्र जो है गाइस, याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो याद रखिएगा कि केलूचरण महापात्र जो है गाइस, याद रखिएगा केलूचरण महापात्र जो है ये आपको ध्यान रखना है। केलूचरण महापात्र जो है इस नृत्य को जो है ये जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें पुनर्जीवित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें से अगर हम बात करते हैं कि इस नृत्य का जो है ये प्रारंभ किस पे होता है, तो याद रखिएगा कि ओडिसी नृत्य का जो है ये प्रारंभ किस पे होता है। जैसे कि भरतनाट्यम में प्रारंभ होता है किस पे, आला रिपु पे जो है ये नृत्य स्टार्ट होता है और तिल्लाना पे खत्म होता है। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ओडिसी नृत्य जो है ये किससे पे स्टार्ट होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो प्रारंभ होता है ये मंगलाचरण से जो है गाइस, याद रखिएगा ये नृत्य जो है ये कैसे पे स्टार्ट होता है, तो मंगलाचरण पे जो है गाइस याद रखिएगा ये नृत्य जो है ये स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो है खत्म जो है ये किस पे होता है, तो अगर हम बात करते हैं कि प्रारंभ जो होता है ये मंगलाचरण पे होता है, और ये नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम जो है ये किस पे खत्म होता है, तिल्लाना पे खत्म होता है। तो वैसे ही आपको बताना है कि ये खत्म किस पे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो खत्म होता है ये मोच पे खत्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कि ओडिसी नृत्य से और कौन-कौन से संबंधित है गाइस, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे कि पहला तो हो गया जो कि है आपको याद रखना है सुजाता महापात्रा जो है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केलूचरण महापात्र जो है ये भी ओडिसी से संबंधित है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है संयुक्ता पाणिग्राही, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संयुक्ता पाणिग्राही जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्ता पाणिग्राही जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्ता पाणिग्राही जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है।
झुकता पानीग्राही जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ओडिसी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें गाइस और कौन ओडिसी से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा जो है जो रास मंजरी मिश्रा है, याद रखिएगा रास मंजरी मिश्रा जो है ये किससे संबंधित है? तो रास मंजरी मिश्रा जो है गाइस याद रखिएगा रास मंजरी मिश्रा जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, रास मंजरी मिश्रा जो है गाइस याद रखिएगा ये भी जो है आपके जो है किससे संबंधित है? तो ये भी आपके ओडिसी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ये जो है शोभा किशोर जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। शोभा किशोर जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जो है याद रखिएगा ये कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। शोभा किशोर जो है ये कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं राम वैद्यनाथ, राम वैद्यनाथ जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि राम वैद्यनाथ जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राम वैद्यनाथ जो है ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शोभा नायडू, शोभा नायडू जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। शोभा नायडू जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शोभा नायडू जो है ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्न में से किस स्थान पर दिया था? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अंतिम उपदेश जो है ये किस स्थान पे दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है सारनाथ में, ऑप्शन बी बोध गया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या ऑप्शन डी वैशाली में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है ये वैशाली में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें बोध गया में, तो याद रखिएगा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध को जो है ये ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि वैशाली जो है यहाँ इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, लेकिन अगर बात करें सारनाथ में आपको क्या याद रखना है कि अब बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अंतिम उपदेश जो है याद रखिएगा ये सारनाथ में दिया था, लेकिन बुद्ध ने जो है याद रखिएगा पहला उपदेश जो है ये कहाँ दिया था गाइस? तो याद रखिएगा बुद्ध ने पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने पहला उपदेश जो है ये कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि कुशीनगर जो है ये बुद्ध से कैसे संबंधित है, तो बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ हुआ था गाइस? यानी कि मृत्यु गाइस। तो यहाँ याद रखिएगा महापरिनिर्वाण जो है गाइस, याद रखिएगा महापरिनिर्वाण जो है ये बुद्ध का कहाँ हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण जो है ये आपको ध्यान रखना है सारनाथ में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण जो है गाइस याद रखिएगा ये सारनाथ में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्न में से केला में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद है? तो आपके ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी मौलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। सो गाइस आपसे प्रश्न पूछा गया है कि केला में कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस? तो याद रखिएगा मौलिक अम्ल जो है ये केला में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अम्ल जो है गाइस याद रखिएगा ये केला में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि केला में और कौन-कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि केला में कौन-कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा केला में जो है याद रखिएगा सॉरी मौलिक अम्ल जो है और किसमें पाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा केला में पाया जाता है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है ब्रोकली में जो है ये कौन सा पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रोकली में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रोकली में जो है ये मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेब में जो है ये मौलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नाशपाती में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नाशपाती में जो गाइस याद रखिएगा ये भी मौलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जामुन में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जामुन में भी मौलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल में जो है ये किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका जो है हरी पत्तेदार सब्जी जो होती है ये आपको ध्यान रखना है। हरी पत्तेदार सब्जी जो होती है गाइस याद रखिएगा हरी पत्तेदार
सब्जी में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। हरी पत्तेदार सब्जी में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? जैसे कि आपका जो हो गया गाइस, हरे पत्तेदार सब्जी जितनी भी होगी, जैसे कि पालक वगैरह हो गया, इसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा, टमाटर में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। टमाटर में जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, नींबू में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नींबू में जो है ये एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, संतरा में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। डेयरी उत्पाद में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। डेयरी उत्पाद में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। डेयरी उत्पाद में जो है गाइस याद रखिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है ये डेयरी उत्पाद में, यानी कि जितने भी गाइस याद रखिएगा जो दूध से बने हैं, वो आपको याद रखना है। डेयरी उत्पादन जो है ये किससे संबंधित है? लैक्टिक अम्ल से। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपका कौन-कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा दूध हो गया, ये आपका जो है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा पनीर हो गया, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग 4 को, ऑप्शन बी भाग 3 को, ऑप्शन सी भाग 2 को, या ऑप्शन डी भाग 4 के ए को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ये याद रखिएगा, भारत का मैग्ना कार्टा जो है ये किसको कहा गया? तो याद रखिएगा, भारत का मैग्ना कार्टा जो है ये भाग 3 को कहा गया। अब हम बात करते हैं कि भाग 3 में जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाग 3 में जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। तो भाग 3 में जो है ये किसका वर्णन किया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाग 3 में जो है ये आपको ध्यान रखना है किसका वर्णन किया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, भाग 3 में जो है ये मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 3 में जो है ये किसका वर्णन किया गया? मौलिक अधिकार का। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ये किस आर्टिकल से है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 12 से लेकर जो है ये 35 तक जो है ये किसका उल्लेख है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि पहले जो है याद रखिएगा कि पहले जो है ये मौलिक अधिकार 7 था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है अब कितना बचा है? 6 बचा है। याद रखिएगा, वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितना है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार 6 है, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। भाग 4 में जो है ये किस चीज का उल्लेख किया गया है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है ये उल्लेख जो है ये किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है ये भाग 4 में। अब हम बात करते हैं गाइस कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है गाइस याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से लिया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस आर्टिकल तक है, तो याद रखिएगा 36 से लेकर 51 तक जो है गाइस, याद रखिएगा 36 से लेकर 51 तक जो है ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। आप आ जाते हैं गाइस भाग 2 में। भाग 2 में जो है ये आपका क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। भाग 2 में जो है ये आपका नागरिकता है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 2 में जो है ये क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नागरिकता जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, नागरिकता जो है ये भाग 2 में है। उसके अलावा अगर हम बात करें किस आर्टिकल से है, तो ये याद रखिएगा 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर जो 11 तक जो है ये किसका उल्लेख है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 से लेकर 11 तक जो है ये नागरिकता का है, जो कि भाग 2 में है। और भाग के 4 ए में जो है ये कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। भाग के 4 के ए में जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है? तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 4 के ए में जो है ये क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। भाग 4 के ए में जो है ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 216 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 213 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये किसमें गाइस? तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है ये 213 में। अगर मेरा प्रश्न आपसे यहाँ पे ये हो जाता है कि राष्ट्रपति, आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश जारी जो है ये किस आर्टिकल के तहत करता है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश जारी जो है ये किस में करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ये अनुच्छेद 123 के तहत करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस क्वेश्चन पे। तो अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 216 में जो है ये किस चीज का प्रावधान है, तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये किस में गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये किस में गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये किस में है? तो याद रखिएगा ये 216 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 243 की, अगर हम बात करें गाइस इसमें जो है ये किस चीज का प्रावधान है? तो पंचायतों का उल्लेख जो है ये किस में गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचायतों का उल्लेख जो है ये किस में गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचायतों का उल्लेख जो है ये किस में गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचायतों का उल्लेख जो है ये 243 में जो है ये पंचायतों का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 153 की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया ये किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया? तो राज्यपाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुख्य सीमा भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट इनमें से किनको पृथक करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दून घाटियों तथा शिवालिक श्रेणियों को, ऑप्शन बी महान हिमालय तथा हिमालय पार क्षेत्रों को, ऑप्शन सी लघु हिमालय तथा बड़ा हिमालय को या ऑप्शन डी महान हिमालय तथा लघु हिमालय को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है या फिर मुख्य सीमा भ्रंश जो होता है ये किसको अलग करता है? तो ये महान हिमालय को, लघु हिमालय को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते गए तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सचर जोन, ठीक है। एक प्रश्न आपको और याद रखना है, अगर हम बात करें कि जो सचर जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सचर जोन जो है ये जो है ये किसको अलग करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सचर जोन जो है ये किसको अलग करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सचर जोन जो है ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सचर जोन जो है ये किसको अलग करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रांस और किसको करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सचर जोन जो है ये ट्रांस और जो है याद रखिएगा ट्रांस जो है ट्रांस और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस और बृहद हिमालय को जो अलग करता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। सचर जोन जो है ये ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा करता है गाइस? तो याद रखिएगा सचर जोन अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इकाना स्टेडियम, ऑप्शन बी सरदार पटेल स्टेडियम, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी स्टेडियम या ऑप्शन डी गांधी स्टेडियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो नाम रखा गया अभी किस स्टेडियम का नाम बदल के, तो सरदार पटेल का जो नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से गाइज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो है गाइज याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसका जो है नाम कब बदला गया था गाइज, तो अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम जो है ये कब बदला गया था तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो याद रखिएगा 2021 में जो है याद रखिएगा 2021 में जो है याद रखिएगा 2021 में नाम जो है इसका बदल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम जो है ये कब बदला गया था, तो इसका जो नाम बदला गया था गाइज 2021 में, नाम 2021 में
जो है नाम बदला गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि इस स्टेडियम का जो है ये अगर हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल का जो है, इसका जो है निर्माण जो है ये कब हुआ था गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरदार पटेल स्टेडियम का जो निर्माण हुआ था गाइज, ये आपको ध्यान रखना है 1983 में जो है इस स्टेडियम का निर्माण हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकाना स्टेडियम जो है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है नाम अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम बदलकर जो है ये कौन सा नाम रखा गया गाइस, तो याद रखिएगा इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर जो है ये कौन सा नाम रखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम बदलकर जो है अटल वाजपेयी जो है रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका नाम रखा गया है, किसका नाम बदलकर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रखिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये किस स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है याद रखिएगा ये जो है ये इकाना स्टेडियम का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, याद रखिएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये कहाँ पे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आंध्र प्रदेश के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कौन सा स्टेडियम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गांधी स्टेडियम जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी स्टेडियम जो है ये आपका पंजाब में है, ये आपको ध्यान रखना है। और पंजाब के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब के जो है ये आपका अमृतसर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंजाब के कहाँ है गाइस, याद रखिएगा पंजाब के अमृतसर में जो है ये कौन सा स्टेडियम है, गांधी स्टेडियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि बनियाल दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो गाइस ये आपको याद रखना है कि बनियाल दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जो है ये हमारा बनियाल दर्रा स्थित। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं बनिहाल दर्रा के बारे में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो दर्रा है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि बनिहाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है ये बनिहाल दर्रा जोड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो दर्रा है बनियाल दर्रा जो है गाइस, याद रखिएगा ये किस श्रेणी में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बनियाल दर्रा जो है आपको ध्यान रखना है ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस श्रेणी में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पीर पंजाल होता है, जास्कर होता है, तो याद रखिएगा ये कौन सा श्रेणी में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पीर पंजाल जो है ये याद रखिएगा ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी में जो गाइस, याद रखिएगा ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस कि जवाहर सुरंग जो है ये किस दर्रे में है गाइस, तो याद रखिएगा बनिहाल दर्रे में, ये आपका कौन सा है याद रखिएगा। तो जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको याद रखना है कि जो आपका जो है जवाहर सुरंग जो है, याद रखिएगा जवाहर सुरंग जो है ये किस दर्रे में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जवाहर सुरंग जो है गाइस याद रखिएगा ये किस दर्रे में, तो जवाहर सुरंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा जवाहर सुरंग जो है ये आपका बनिहाल दर्रे में जो है ये जवाहर सुरंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है, मैं हर एक पॉइंट को क्लियर कर दे रही हूँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी दर्रे में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जवाहर सुरंग के बाद जो है गाइस याद रखेंगे, अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी ऊंचाई के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बनिहाल दर्रे की जो है ये ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 2832 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जवाहर सुरंग की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2832 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा 2832 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी गाइस, तो याद रखिएगा जो ये जो है आपका जो है बनिहाल दर्रा, ठीक है, ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से ऊंचाई है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मैं बात कर रही हूँ। ये जो ऊंचाई है ये कहाँ से बात कर रही हूँ, तो याद रखिएगा समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 2832 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव निम्न में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में या ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लेमिंगो जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में और कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विशाखा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विशाखा उत्सव जो है गाइस, याद रखिएगा विशाखा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विशाखा उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ मनाया जाता है, ये जो है आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं गाइस फ्लेमिंगो महोत्सव के बारे में बात करेंगे गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है फ्लेमिंगो महोत्सव जो है गाइस, याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये जनवरी में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनवरी में जो है गाइस याद रखिएगा फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये जनवरी में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस फ्लेमिंगो महोत्सव से, तो अगला आपको क्या याद रखना है गाइस कि फ्लेमिंगो जो है ये पक्षी के स्वागत के लिए, ठीक है, ये जो उत्सव मनाया जाता है ये किस पक्षी के स्वागत के लिए गाइस, तो याद रखिएगा इसी के नाम पे पड़ा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आप जो पिक्चर में देख रहे हैं गाइस ये आपको ध्यान दिख रहा होगा, ये आपका जो है फ्लेमिंगो जो है, याद रखिएगा ये जो है आपका फ्लेमिंगो पक्षी है, तो याद रखिएगा ये जो है ये किसके लिए मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंगो पक्षी के स्वागत के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंगो पक्षी के स्वागत के लिए जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंगो पक्षी के स्वागत के लिए जो है गाइस याद रखिएगा, फ्लेमिंगो पक्षी के स्वागत के लिए जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन सा उत्सव मनाया जाता है, फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो तमिलनाडु में कौन सा उत्सव मनाया जाता है गाइस, तो इसका सबसे प्रसिद्ध है, याद रखिएगा पोंगल जो उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में। उसके अलावा अगर हम बात करें केरल में जो है ये आपका जो है विशु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विशु जो है ये कहाँ मनाया जाता है, केरल में। इसके अलावा आपको याद रखना है ओणम, ओणम जो है ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये केरल में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में जो है आपका कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है करागा महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि करागा महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा करागा महोत्सव जो है, याद रखिएगा करागा महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि जयप्रभा मेनन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम से, ऑप्शन बी भरतनाट्यम से, ऑप्शन सी कथकली से या ऑप्शन डी कथक से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोहिनीअट्टम से। अगर हम बात करें कि मोहिनीअट्टम जो है ये आपका कहाँ का नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है। उसके बाद अगर हम भरतनाट्यम की बात करें ये नृत्य जो है ये आपका कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका कथक, कथक जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपका जो है यूपी का हो गया, यानी कि ये जो है आपके उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है कथक हो गया। और कथकली जो है गाइस याद रखिएगा केरल का है, तो केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि जयप्रभा मेनन जो है ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि देवदासी पुरस्कार, इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रभा मेनन को जो है देवदासी पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान देवदासी पुरस्कार जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देवदासी पुरस्कार जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कब मिला है, तो देवदासी पुरस्कार जो है गाइस याद रखिएगा 2013 में जो है गाइस याद रखिएगा देवदासी पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देवदासी पुरस्कार जो है गाइस याद रखिएगा 2013 में जो है इन्हें देवदासी पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम से जो है आपका कौन कौन सा और संबंधित है गाइस, तो जयप्रभा मेनन का संबंध मोहिनीअट्टम से। इसके बाद आपको याद रखना है सुनंदा नायर, सुनंदा नायर का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुनंदा नायर का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुनंदा नायर का जो संबंध है ये मोहिनीअट्टम से, ये आपको
ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, आपका जो है कलामंडलम सरस्वती जो है, कलामंडलम सरस्वती जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कलामंडलम जो है ये किससे संबंधित है यार देखिएगा, तो कलामंडलम सरस्वती जो है गाइस याद रखिएगा, ये बहुत प्रसिद्ध नेम है कलामंडलम सरस्वती, पूछा भी गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कलामंडलम सरस्वती जो है ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गाइस भरतनाट्यम की अगर हम बात करें, तो ये आपको पता होगा ये तमिलनाडु का है। तो यहाँ से जो है सबसे प्रसिद्ध जो है रुक्मणी देवी का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रुक्मणी देवी का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय से, मोहिनीअट्टम से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो आपका जो है यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये किस शास्त्रीय से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है याद रखिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। कथक की अगर बात करें गाइस, तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बिरजू महाराज हो या शंभू महाराज जो हो, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कथक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो आपके ऑप्शन है सुकुमार सेन, ऑप्शन बी केसी नियोगी, ऑप्शन सी रॉस बारकर या ऑप्शन डी एमसी सीतलवाड़ा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एमसी सीतलवाड़ा जो है ये भारत के पहले महान्यायवादी थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुकुमार सेन गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुकुमार सेन जो है ये याद रखिएगा, ये जो है पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है। सुकुमार सेन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पहले जो है चुनाव जो है, पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा पहले चुनाव आयुक्त जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहले चुनाव आयुक्त जो है ये कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले चुनाव आयुक्त जो है ये सुकुमार सेन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रॉस बर्कर जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रॉस बर्कर जो है गाइस याद रखिएगा, यूपीएससी के जो है गाइस याद रखिएगा, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो है ये आपके रॉस बर्कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपकी केसी नियोगी की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे ये आपको ध्यान रखना है। केसी नियोगी जो है ये पहले वित्त आयोग के जो है गाइस याद रखिएगा, केसी नियोगी जो है ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है, तो ये है हरियाणा में। अगर हम बात करते हैं कि ये हरियाणा के किस जिले में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गुड़गांव जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है स्थापना कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की अगर हम स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1989 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड गाइस, उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आसान बैराज पक्षी अभयारण्य जो है, आसान बैराज पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य जो है, आसन बैराज पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य जो है ये आपके जो है उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य जो है ये आपके उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको गाइस कि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की गाइस, तो आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा है, तो आपको याद रखना है मंजीरा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये आपको ध्यान रखना है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंजीरा पक्षी अभयारण्य
अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो है सरदारपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरदारपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है, सरदारपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरदारपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सरदारपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी धनबाद में, या ऑप्शन डी खड़गवासला में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़गवासला में जो है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है खड़गवाल आपका किस साइड पड़ता है, तो याद रखिएगा खड़गवाल जो है ये आपके पुणे के साइड पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देहरादून की, तो याद रखिएगा गाइस देहरादून में आपको कौन-कौन सा है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेट्रोलियम अनुसंधान जो है ये देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका वन अनुसंधान कहाँ है, तो याद रखिएगा वन अनुसंधान जो है ये भी आपका देहरादून में है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर्वेक्षण विभाग जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वेक्षण विभाग की अगर हम बात करें, सर्वेक्षण विभाग जो है ये आपका कहाँ है, तो ये भी आपका देहरादून में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वेक्षण विभाग ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है आपका जो है पेट्रोलियम अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपका पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम अनुसंधान हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके देहरादून में, ठीक है। और ये आपका जो है वन अनुसंधान हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको बता दें कानपुर की, तो कानपुर में आपका कौन कौन सा अनुसंधान है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चीनी अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चीनी अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चीनी अनुसंधान जो है याद देखिएगा चीनी अनुसंधान जो है ये आपका कानपुर में है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है दलहन अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दलहन अनुसंधान जो है ये भी आपका कानपुर में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं धनबाद में आपका कौन सा अनुसंधान है, तो याद रखिएगा ईंधन अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईंधन अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईंधन अनुसंधान जो है ये आपके धनबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है ईंधन अनुसंधान। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है खनन अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईंधन हो गया, खनन हो गया, ये सब आपके धनबाद में है, ठीक है। ईंधन अनुसंधान और खनन अनुसंधान कहाँ हो गया, तो याद रखिएगा ये सब जो है आपके धनबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी अंडाणु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है ये आपका अंडाणु होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम शुक्राणु से रिलेटेड बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो है याद रखिएगा इसको बनने में कितना दिन लगता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 74 दिन जो है गाइस, याद रखिएगा 74 डेज जो है, याद रखिएगा 74 दिन जो है ये आपको ध्यान रखना है। 74 दिन जो है ये बनने में लगते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है शुक्राणु बनने में कितना समय लगता है, 74 दिन बनने में। 74 दिन बनने में जो है गाइस याद रखिएगा 74 दिन बनने में समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि शुक्राणु जो है ये कितने दिनों में बनता है, 74 दिन में से बनने में समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। 74 दिन बनने में समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें गाइस, कि ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी अगर हम बात करते हैं लंबाई, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि शुक्राणु की जो है ये लंबाई कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुक्राणु की जो लंबाई होती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कितनी होती है, तो याद रखिएगा 50 माइक्रोमीटर जो है इसकी लंबाई होती है, आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई जो है ये कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुक्राणु की लंबाई जो है ये 50 माइक्रोमीटर जो है इसकी लंबाई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो है उत्पादन जो है शुक्राणु का उत्पादन जो है ये कहाँ से होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो है अगर हम बात करते हैं अंडकोश से जो है गाइस, याद रखिएगा शुक्राणु का उत्पादन जो है ये आपको ध्यान रखना है। अंडकोश
से जो है याद रखिएगा अंडकोश से जो है इसका उत्पादन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उत्पादन जो है ये कहाँ से होता है? तो अंडकोश से जो है इसका उत्पादन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे गाइस। तो पहले आप यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि अंडकोश से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अंडकोश से जो है इसका उत्पादन होता है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं अंडाणु की, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ये आपकी कौन सी होती है गाइज? तो ये आपको ध्यान रखना है, अंडाणु जो है गाइज याद रखिएगा, अंडाणु जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कोशिका जो है ये कौन सी होती है गाइज? तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी कोशिका जो है ये कौन सी होती है गाइज? तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी कोशिका जो है ये अंडाणु जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की, तो याद रखिएगा सबसे जो है लंबी छोटी कोशिका जो है ये कौन सी होती है? एक शुक्राणु होती है। लेकिन अगर बात करें तंत्रिका कोशिका जो है याद रखिएगा ये आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे लंबी कोशिका जो है याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी कोशिका जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी बनवाली से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, या ऑप्शन डी कालीबंगा से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस, मोहनजोदड़ो की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ना हम इसके खोज के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो है खोजकर्ता जो है कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो है खोजकर्ता जो है ये कौन है गाइस? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये राखल दास बनर्जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, राखल दास बनर्जी ने जो है ये मोहनजोदड़ो की खोज की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी खोज जो है मोहनजोदड़ो की ये राखलदास बनर्जी ने कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा 1922 में, यानी कि 1922 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। उसके बाद जो है ये सबसे बड़ा सिंधु का घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस? ये बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ये आपका जो है किस नदी के तट पर है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो जो है गाइस, ये देखिएगा ये जो है आपके सिंधु नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो है याद रखिएगा ये किस नदी के तट पे है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो है अगर हम बात करते हैं कि ये अवस्थित कहाँ है गाइस, ये कहाँ पे स्थित है गाइस? तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे इसके अवस्थिति के बारे में कि ये जो है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ स्थित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जगह, इस पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के गाइस याद रखिएगा, पाकिस्तान के जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ है? तो पंजाब प्रांत में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन से प्रांत में है? तो याद रखिएगा ये पंजाब प्रांत है। तो पहले आपको याद रखना है, पाकिस्तान में प्रांत पूछे तो पंजाब में, और याद रखिएगा पंजाब, और अगर जिला पूछे तो याद रखिएगा लड़काना जिला में, ठीक है। पंजाब प्रांत के जो है गाइस याद रखिएगा कौन से जिले में? लड़काना जिला। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कहाँ है तो पाकिस्तान में
प्रांत पूछे पंजाब में और जिला पूछे तो लड़काना जिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और याद रखना है, जो कि मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ, तो इसको मैं डैश दे के लिखा दे रही हूँ। तो यहाँ से 2 स्थल जो है ये बहुत बड़ा मिला था, जो कि पहला मिला था, ये आपको ध्यान रखना है अस्नाना। अस्नानागार जो है ये कहाँ से मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से। और दूसरा आपको याद रखना है अन्नागार जो है ये कहाँ से मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अन्नागार और स्नानागार ये 2 बहुत बड़े स्थल हैं, जो कि ये दोनों जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य से होकर कावेरी नदी जो है ये प्रवाहित होती है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और कर्नाटक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो है कर्नाटक में जो है ये कावेरी नदी प्रवाहित होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो नदी है ये कर्नाटक से स्टार्ट होती है, और कर्नाटक के किस जिले से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के कोडागू जिला से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये कर्नाटक के कहाँ से स्टार्ट होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कर्नाटक के जो है गाइस याद रखिएगा कौन से जिले से, तो कर्नाटक की जो है याद रखिएगा ये कोडागू जिला, ठीक है। कौन सा जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कोडागू जिला से जो है ये नदी जो है स्टार्ट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कोडागू जिला से स्टार्ट होती है, और कोडागू जिला से जो है ये स्टार्ट होते हुए जो है याद रखिएगा कोडागू जिला से जो है ये स्टार्ट होते हुए ये कहाँ जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोडागू जिला से स्टार्ट होते हुए जो है गाइस याद देखिएगा ये तमिलनाडु में आती है, और फिर तमिलनाडु से ये बहते हुए कहाँ जाती है गाइस, तो फिर ये तमिलनाडु से बहते हुए गाइस याद रखिएगा ये जो है ये कहाँ गिर जाती है गाइस, तो याद रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। उसके बाद जो है ये कहाँ गिर जाती है कावेरी नदी जी गाइस, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जो है ये नदी गिर जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि ये जो है कावेरी जल विवाद जो है ये किन 2 राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही गाइस आपका कौन सा है, तो कावेरी जल विवाद जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी जल विवाद जो है ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं 2 राज्यों के बीच में जो है कावेरी जल विवाद चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कावेरी जल विवाद जो है ये किस 2 राज्यों से संबंधित है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि पोला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र। पोला उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र में आपका कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका जो है कोजगिरी उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोजगिरी उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें बाण गंगा जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाण गंगा जो है ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखिएगा काला घोड़ा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काला घोड़ा उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पोला उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है गाइस याद रखिएगा पोला उत्सव में जो है गाइस याद रखिएगा बैलों की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पोला उत्सव में आपको क्या याद रखना है कि बैलों की जो है गाइस याद रखिएगा बैलों की पूजा जो है बैलों की पूजा की जाती है, बैलों की पूजा की जाती है पोला उत्सव में, ठीक है। जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके से इसे सजाया जाता है, और उसके बाद जो है बैलों की जो है पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन, या ऑप्शन डी सीजियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है ये सीजियम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम चांदी की बात करें तो सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो है सुचालक, ठीक है। ये भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो सबसे अच्छा जो है सुचालक तत्व अगर आपसे पूछे तो सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो होता है ये चांदी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिथियम के बारे में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्का धातु जो है ये कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्का धातु जो है ये कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्का धातु जो है ये लिथियम होता है, ये आपको ध्यान
ध्यान रखना है। सबसे हल्का धातु जो है ये कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लिथियम होता है। उसके बाद अगर फ्लोरीन की बात करें तो सबसे अधिक जो है क्रियाशील धातु तत्व जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रियाशील धातु जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रियाशील धातु जो है गाइस याद रखिएगा, क्रियाशील धातु जो है ये फ्लोरीन जो है ये क्रियाशील धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सीजियम जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये फ्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी ब्रायोलॉजी, ऑप्शन सी एल्गोलॉजी या ऑप्शन डी वायरोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विषाणुओं के अध्ययन को जो है ये वायरोलॉजी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइटोलॉजी में अगर बात करें तो कोशिकाओं का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। साइटोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। साइटोलॉजी में जो है कोशिकाओं का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिकाओं का अध्ययन जो है गाइस याद रखिएगा, कोशिकाओं का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आपको ध्यान रखना है। ब्रायोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है ये ब्रायोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है आपको ध्यान रखना क्या कहलाता है, ये जो है आपको ध्यान रखना ये ब्रायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एल्गोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शैवालों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शैवालों का अध्ययन जो है गाइस याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन जो है ये एल्गोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो किया गया था डैश में किया गया था। तो प्रथम खेल का आयोजन जो है ये कब किया गया था, तो आपके ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1935 में या ऑप्शन डी 1930। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ये कब हुआ था 1930 में, यानी कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1900 जो है 30 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें 1930 में जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1930 में जो है ये कनाडा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ये कनाडा के जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा के जो है हैमिल्टन में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कनाडा के कहाँ हुआ था, हैमिल्टन में जो है ये प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आपका आरआरबी एनटीपीसी इस 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो था, आज का जो सेट 52 था गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। आज का जो सेट 52 था ये यहीं कंप्लीट होता है। आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड प्लीज गाइज आप सभी नोट बना लीजिएगा, मैंने सारी चीजों को क्लियर किया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। और नोट बनाना मत भूलिएगा गाइज। अगर आपको सेशन पसंद आया, चीजें समझ में आई है तो प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।